बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आपको डेव C++ जो सॉफ्टवेयर है, जो IDE है, जो कि मैंने इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर डेव C++ इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल और इसकी सेटिंग प्रॉपर जो है वो सीख लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह लेक्चर 3 पे आइएगा। अब लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। आज हमने ये सीखना है कि हम फर्स्ट C++ प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं डेव के अंदर। देन हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे हम करते हैं C++ में, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होती हैं, और टिप्स लास्ट पे देखेंगे। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट C++ प्रोग्राम। दोस्तों डेव C++ के अंदर आके हम सबसे पहले जो है वो अपना फर्स्ट C++ प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। अब दोस्तों C++ के अंदर जब भी आप अपना कोड करते हो तो C++ लैंग्वेज के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस एक होते हैं और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि पहले से बने बनाए हैं, यानी जिन्हें हम रेडीमेड कहते हैं, यानी जिन्हें पहले से किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने या फिर किसी साइंटिस्ट ने क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ओके, और ऐसे फंक्शन दोस्तों जिनको हम खुद रेडी करते हैं, जिनको हम खुद तैयार करते हैं, जिनको हम खुद जो है वो टाइप करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। सो दोस्तों जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो पहले से रेडीमेड है, पहले से बने बनाए हैं, उनको दोस्तों यूज़ करने के लिए उन रेडीमेड फंक्शन को यहाँ पे इंक्लूड भी करना पड़ता है। उनके पीछे जो कोडिंग लगी हुई है उनको हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो इंक्लूड करने के लिए दोस्तों हमारे पास डिफरेंट जो है वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर वो कोडिंग पड़ी होती है, और उन फाइल्स को यहाँ पे C++ में हम हेडर फाइल्स कहते हैं। अब सबसे पहले आपने जोन से बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने हैं। डिफरेंट दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर पड़े होते हैं। सो आपने जोन से बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, वो बिल्ट इन फंक्शन जिस हेडर फाइल में होगा उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी होता है स्टार्टिंग के ऊपर। सो मुझे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने इस आज के फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बनाने हैं और अपनी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। सो इसके लिए दोस्तों हमारे पास जो बिल्ट इन कीवर्ड या बिल्ट इन फंक्शन है, उनके लिए हम जिस हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे उस हेडर फाइल का नाम है IOStream। दोस्तों जब भी आपने C++ के अंदर किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना हो तो आप शुरू पे लिखते हो हैश इंक्लूड। तो इस तरह आप ये लिखना लाजमी है, और इसके आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता है। तो ये दोस्तों इतना हम हर हेडर फाइल को लगाने से पहले ये इतना ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। अब वो जो भी आपके हेडर फाइल का नाम है वो आप कहाँ लिखोगे, वो आप इस लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के दरमियान में लिखोगे, बिटवीन लिखोगे। सो मेरी हेडर फाइल का नाम है IOStream। दोस्तों ये जो IOStream हेडर फाइल है, इसके अंदर आपकी जितने भी इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस या कीवर्ड्स है ना, उन सब के सबका कोड जो है वो इस IOStream के अंदर होता है। तो जब भी दोस्तों आपने C++ के अंदर अपना छोटा से छोटा प्रोग्राम भी लिखना है तो सबसे पहले आपने ये हैश इंक्लूड IOStream हेडर फाइल ज़रूर जो है वो इंक्लूड करवा लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमें एक और हेडर फाइल की ज़रूरत है, हैश इंक्लूड, और जो दूसरी दोस्तों मुझे हेडर फाइल की ज़रूरत है उसका नाम है कोनियो। अब कोनियो क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे कंसोल इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं। अब कंसोल इनपुट और आउटपुट क्या होती है दोस्तों, जो हमारी रिजल्ट विंडो होती है ना, जिसके ऊपर हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं और हमें रिजल्ट नज़र आता है जिस विंडो के ऊपर, उस विंडो को हम कंसोल विंडो कहते हैं। सो उस कंसोल विंडो के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये जो है हेडर फाइल है conio.h, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उन हेडर फाइल्स के साथ हम किसी के साथ .h लगाते हैं, किसी के साथ .h नहीं लगाते। सो IOStream के साथ .h नहीं आना, जबकि कोनियो के साथ आपने .h जो है वो लगाना है, ठीक है। ये .h बेसिकली लगाते हैं हेडर फाइल्स के साथ, .h यूज़ करते हैं अपनी हेडर फाइल के साथ। सो अब आप सोचेंगे कि ये IOStream भी तो एक हेडर फाइल है। सो दोस्तों ये रीज़न ये है कि डेव C++ के अंदर कुछ हेडर फाइल के साथ .h लगता है, कुछ के साथ नहीं लगता। इसकी रीज़न ये है कि डेव C++ के अंदर वो हेडर फाइल्स जो कि पुरानी हेडर फाइल्स हैं उनके साथ .h हम लगाते हैं, और वो हेडर फाइल जो कि बिल्कुल न्यू हेडर फाइल आई हैं, यानी जो नई बन के आई हैं, उनके साथ .h नहीं लगाते। देन दोस्तों उसके बाद हमें
अपने जो हमारे C++ के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइंड है, उनको दोस्तों उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। सो उस लाइब्रेरी का नाम है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड। और दोस्तों ये रूल है कि C++ के अंदर जब भी आपने एक लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है, यानी एक लाइन अपना कोड कंप्लीट करना है, तो लास्ट पे दोस्तों लाइन के लास्ट पे जो है वो ये सेमीकोलन ज़रूर आता है, ठीक है। और अब आप सिर्फ हेडर फाइल्स के लास्ट पे नहीं आता, बाकी आपने हर लाइन के लास्ट पे जो है वो क्या लगाना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये जो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। देन उसके बाद दोस्तों जब भी आपने कोड करना है C++ के अंदर, तो कोड हम किस में करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम जो कोड लिखते हैं, जो पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं C++ के अंदर। सो दोस्तों जितना भी आप कोड लिखोगे वो सारा के सारा किसी फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो दोस्तों C++ के अंदर जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है, हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर नेक्स्ट अपने खुद के फंक्शन भी बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी चूँकि हम बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स के तौर पर दोस्तों C++ के अंदर हमें पहले से एक बना बनाया फंक्शन मिलता है जिसका नाम है मेन। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लेना। अब दोस्तों मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन बनाते कैसे हैं, सिंपली उस फंक्शन का नाम बताते हैं, आगे ये राउंड ब्रेसेस होती हैं, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी होती है, ये बॉडी होती है जिसके, और इस बॉडी के अंदर आपने जितना भी कोड करना है, जितनी भी लाइन ऑफ कोड, चाहे एक लाइन करनी है, एक लाइन ऑफ कोड लिखनी है, 2 3 4 जितनी मर्जी लिखनी है, वो सारी की सारी लाइन ऑफ कोड इसी बॉडी के अंदर बिटवीन आएंगी। अब दोस्तों कुछ लोग जो है वो इंट मेन से पहले यहाँ पे इंट लगाते हैं, तो नो इशू, आप इंट मेन भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल मेन भी लिख सकते हैं। ओके जी, तो ये मेन क्या है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम अपना वो कोड लिखेंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जब भी आपने C++ लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका नाम है cout। और ये cout क्या करता है, ये cout एक कीवर्ड है जो हमारी कोई भी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। अब cout के साथ दोस्तों हम ये जो है लेस देन के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन के ऑपरेटर आपने यूज़ करने होते हैं cout के साथ, जब भी आपने cout को यूज़ करना है। अब दोस्तों cout के अंदर आपने कोई भी चीज़ अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स से मान लें आपने कोई मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, जैसे फर्स्ट करें आपने कहा जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब दोस्तों जितने भी आपके मैसेजेस होते हैं ना, जितने भी क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उन मैसेजेस को जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो इस तरह आपने डबल कोट्स लगानी है और इन डबल कोट्स के अंदर अपना वो मैसेज लिखना है जिसको आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये आपकी एक लाइन कंप्लीट हुई, ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना। ओके जी, इतना बढ़िया, ओके जी, डन हो गया। चलें जी, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको एक चीज़ वो ये है कि जब भी दोस्तों आपने कोड, जब आपका सारा एंड हो जाना है, यानी जब आपने सारा कोड फिनिश कर दिया, आपने कहा ठीक है यहाँ तक मैंने कोड बस करना था, तो आज का मेरा इतना ही कोड है, तो जब आपने कोड कंप्लीट कर देना है, फिनिश कर देना है, तो लास्ट पे जो है अपने वो जो रिजल्ट विंडो होती है जिसके ऊपर हमारा रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, उस विंडो को ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए हमारे पास एक पहले से फंक्शन है जिसका नाम है, यानी एक कीवर्ड है जिसका नाम है रिटर्न और 0। ये आपने ऐसे लिख देना, सिंपल आपने लिख देना रिटर्न 0। ये क्या करता है, ये हमारी जो वो रिजल्ट विंडो है ना उसको क्लोज करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है। ओके जी, चलें बढ़िया हो गया। अब आपने ये भी देख लिया कि हम कोई भी मैसेज अपना स्क्रीन पे अगर डिस्प्ले करना हो तो हम उसके लिए cout का इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे ये 2 लेस देन के ऑपरेटर आते हैं, और जो हमारा जो भी मैसेज होता है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। चलें जी, इतना आपने देख लिया। अब दोस्तों उसके बाद देन आपने जो रिटर्न 0 लिखा है, इस रिटर्न 0 से पहले, चलें ये बाद में करते हैं, पहले इसको इतना सॉल्व कर लें। अब दोस्तों आपने यहाँ पे जब अपना कोड कर लेना, इसको चेक करने के लिए क्या ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे ये देखें ये बटन है कंपाइल एंड रन का, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखें दोस्तों जो आपने मैसेज दिया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये है दोस्तों ये आपका मैसेज। तो इस तरह आप कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ आपने किसी भी टाइप का मैसेज जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो, तो उसको आप किस में लिखोगे, डबल कोट्स cout के साथ डबल कोट्स के अंदर आप अपना मैसेज दोगे तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके,
ठीक है, बढ़िया हो गया जी। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टॉपिक, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आ जाती है चीज़ जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स हमारे पास वो एरिया होता है जिसमें हम अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मान लें दोस्तों आपके पास एक वैल्यू है होल नंबर, लेट्स से 10, 25 एंड 699, ऐसे लेट्स से 45784, ऐसे 8889944442, ऐसे लेट्स से ये होल नंबर वैल्यूज है। इसी तरह आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है यानी कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, लेट्स से मान लें 12.5, इसी तरह 66.5 एंड लेट्स से 78.1, इस तरह आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू है। ओके, इसी तरह दोस्तों आपके पास कोई करैक्टर वैल्यू हो सकती है। लेट्स से करैक्टर वैल्यू क्या होती है? सिंगल करैक्टर, ओनली सिंगल करैक्टर, लेट्स से के, लेट्स से एच, लेट्स से आई, लेट्स से आर, लेट्स से ए, लेट्स से वाई, लेट्स से ओ। तो ये सारे क्या है? ये सिंगल करैक्टर्स हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक वैल्यू है। तो सिंगल करैक्टर भी इज़ अ वैल्यू। देन उसके बाद कोई दोस्तों आपके पास इस तरह और किस टाइप की वैल्यूज होती है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होती है, यानी जिनको हम कहते हैं मल्टीपल करैक्टर्स। तो मल्टीपल करैक्टर्स जो वैल्यूज होती हैं उनको हम स्ट्रिंग वैल्यूज कहते हैं C++ में। सो स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिनमें हमारे पास एक वैल्यू के अंदर मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं। लेट्स से मान लें जैसे मेरा नाम खिज़र। अब खिज़र क्या है? खिज़र इज़ अ सिंगल वैल्यू बट इन विच मल्टीपल करैक्टर्स। ओके, सो खिज़र एक वैल्यू है। लेट्स से हमज़ा एक वैल्यू है, हमज़ा एक वैल्यू है। इसी तरह अली एक वैल्यू है। इसी तरह मारूफ एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? वैल्यूज़ हैं। ओके, इसी तरह दोस्तों आपके पास और भी वैल्यूज होती हैं टाइप की। लेट्स से आपके पास बूलियन टाइप की वैल्यू होती है। बूलियन टाइप की वैल्यूज के अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या फिर 1। ओके, तो 0 जो है वो फॉल्स को डिनोट करता है और बूलियन के अंदर 1 जो है वो आपका ट्रू को डिनोट करता है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो ये आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये आपकी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं। ये आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं। फ्लोटिंग, इनको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़। ओके, तो फ्लॉट वैल्यूज़, इनको हम कहते हैं फ्लॉट वैल्यूज़। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे पास सिंगल करैक्टर वैल्यूज़ होती हैं इनको हम जो है करैक्टर वैल्यूज़ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? करैक्टर्स वैल्यू, करैक्टर। और इनके लिए हम कैट टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, ये इनके लिए हम जो जिस टाइप का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कौन सी टाइप है? स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही हम लिखते हैं। ओके, उसके बाद जो बूलियन वैल्यूज है इनको लिखने के लिए हम बूल टाइप का लिखते हैं। BOOL, बूल, इस बूल टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं। इन डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो एक एरिया अलॉट करते हैं रैम के अंदर, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो चलें अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं आप ये देख लेते हैं। दोस्तों जब भी आपने कोई वैल्यू जो है प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करनी है तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है। एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। अब तो जब आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो सबसे पहले वेरिएबल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहले होती है वेरिएबल की टाइप, फिर होती है वेरिएबल का नेम और फिर होता है वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की टाइप क्या चीज़ है? टाइप का मतलब है वेरिएबल टाइप का मतलब है कि आपने इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, करैक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है या फिर बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो दोस्तों जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले वेरिएबल के अंदर क्या होती है उसकी टाइप बताई जाती है, यानी इस वेरिएबल में हमने किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। मान लें आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो दोस्तों आप सिंपली क्या लिखोगे? आप इंट लिखोगे। क्या लिखोगे? इंट लिखोगे। उसके बाद दोस्तों देन आप एक स्पेस दोगे और देन अपने वेरिएबल का आप बताओगे। दूसरा क्या मैंने बताया? पहले बताया वेरिएबल को क्रिएट करने के 3 चीज़ें हैं, पहला टाइप, फिर नेम, फिर वेरिएबल की वैल्यू। तो पहले हमने चीज़ें लिख ली इंट यानी वेरिएबल की टाइप, ये हो गई वेरिएबल की टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नेम। अब दोस्तों जो वेरिएबल का नेम होता है वो एक ऐसा नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले से डिफाइन ना हो, यानी जो हमारे पास पहले से डिफाइन कीवर्ड है ना, यानी C++ के ऐसे कीवर्ड जो पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड है, यानी जिनका अपना एक खास मकसद है C++ में, वो आप उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड। ठीक है, तो रिजर्व्ड कीवर्ड दोस्तों आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के तौर पर। तो आपने वेरिएबल का नाम जो भी रखना है वो आपने खुद से डिसाइड करना है और वो कोई रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये दोस्तों जो आप वेरिएबल का नाम रखोगे उस वेरिएबल के नाम के शुरू पे कोई भी न्यूमेरिक यानी आपका वेरिएबल का जो नाम है ना वो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 से न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए।
थर्ड नंबर के ऊपर दोस्तों ये है कि जो भी आपने अपना वेरिएबल का नाम रखना ना, वो कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से यानी डॉलर, स्टैटिक, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर देन उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब भी आपने वेरिएबल का नाम रखना ना, तो वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम के दरमियान में क्या हो, स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते हुए। अब वेरिएबल के नाम आप शुरू कैसे कर सकते हो, अल्फ़ाबेट से, यानी ये जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स ABC, इन कैरेक्टर से आप अपने नेम को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब लेट्स से मान लो कि मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख लिया A, ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत लंबा नाम ही रखो, तो आप कोई शॉर्ट नाम भी रख सकते हो, आप कोई लॉन्ग नाम भी रख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने रूल्स बताए हैं कि आप न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कोई रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं रख सकते, आप वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। तो ये आपने इस चीज़ का खास क्या रखना है। अब स्पेस से क्या मुराद है, स्पेस से मुराद ये दोस्तों ये लेट्स से आपने वेरिएबल का नाम रख लिया खिज़र, आगे स्पेस दे के आपने कहा शहाल, तो ये आपने कहा मेरे वेरिएबल का नाम है खिज़र शहाल और दरमियान में आपने स्पेस दे दी, तो ये अलाउ नहीं है, ऐसे नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तो आप ऐसे करो कि ये खिज़र शहाल को ऐसे इकट्ठा जोड़ दो, तो अब ये वैलिड है। ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो, लेकिन आप ऐसे बीच में स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने स्पेस देनी है तो आप ये अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम रखता हूँ A। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जो दोस्तों जब आप सिर्फ जस्ट अपने वेरिएबल की टाइप बताते हो, आगे वेरिएबल का नाम बताते हो, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब दोस्तों वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं दोस्तों, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए सिंपली आप ये सिंगल इक्वल का साइन लगाते हो और आगे अपनी वैल्यू बताते हो जो सी वैल्यू आपने असाइन करनी है। अब दोस्तों जिस टाइप का वेरिएबल है जारी वाला उसमें उसी टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है ना। अगर आपकी डाटा टाइप इंट आपने रखी है तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, आप इसमें पॉइंट वाली यानी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों वेरिएबल की जो सी टाइप होती है उसमें सिर्फ उसी टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। सो यहाँ पे लेट्स मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 25। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू इनिशियलाइज करना। वैल्यू क्या करना, इनिशियलाइज करना। ओके, इसी तरह दोस्तों मान लो कि आपने एक पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप एक और अलग से वेरिएबल बनाओगे, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल में एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। अब मान लो आपने कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने वेरिएबल की टाइप बताओगे। तो आपने किस टाइप की वैल्यू, जिस टाइप दोस्तों दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ये डिफाइन कर दिया क्लियरली कि वेरिएबल को बनाते हुए सबसे पहले हम बताते हैं वेरिएबल की टाइप। तो वेरिएबल की टाइप मीन कि आपने इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो मान लें मैंने जो एक फ्लोटिंग वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पे मैं डाटा यूज़ करूँगा फ्लॉट। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है जब आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी हो तो आपके पास या तो आप फ्लॉट रख सकते हो वैल्यू डाटा टाइप, या फिर आप जो है वो यूज़ कर सकते हो डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, DOUBLE डबल। तो ये दोनों कीवर्ड यूज़ होते हैं फ्लोटिंग यानी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। यानी या तो आप फ्लॉट यूज़ कर सकते हो या फिर आप डबल, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में इसको एक यूज़ करोगे। इसी तरह दोस्तों जब आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो यानी ये विदाउट पॉइंट के, तो आप या तो इंट लिख सकते हो या फिर आप जो है वो शॉर्ट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास एक होती है लॉन्ग। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये जो इंट है ये एक स्मॉल वैल्यू स्टोर करती है, शॉर्ट भी स्मॉल वैल्यू स्टोर करती है, जो लॉन्ग है ये थोड़ी बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह दोस्तों जो आपके पास फ्लॉट टाइप है ये शॉर्ट जो है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करती है, जो डबल है ये लॉन्ग डेसिमल वैल्यू स्टोर करती है। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ओके जी, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, आपने अगर बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है इंट के अंदर तो आप लॉन्ग का इस्तेमाल करो, अगर आपने पॉइंटिंग के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डबल का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्लॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपने सबसे पहले बताई डाटा टाइप, उसके बाद बताई वेरिएबल का नाम, तो मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया B। देन उसके बाद इसको वैल्यू साइन करने के लिए आपने लगाया इक्वल का साइन, तो ये इक्वल का साइन करता है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये आपकी ये राइट साइड वाली चीज़ को उठाकर जो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ जो वेरिएबल होता है उसको साइन कर देता है। तो ये राइट साइड पे क्या है 25, ये 25 को उठाकर ये लेफ्ट की तरफ ये सिंगल इक्वल के लेफ्ट की तरफ ये जो वेरिएबल है A इसको साइन कर देगा। ओके जी, इसी तरह आपने यहाँ लिख दिया लेट्स से 66.3, तो ये आपकी होगी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करने का तरीका। इस तरह अगर आपने करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आप कौन सी टाइप यूज़ करते हो, कैर टाइप। तो उसके लिए दोस्तों अगर आपने करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी है यानी कोई भी सिंगल करैक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए आप कैर टाइप का इस्तेमाल करते हो। तो अब आपने लिखा सबसे पहले वेरिएबल की टाइप बताई, उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम बताओ। तो वेरिएबल का नाम लेट्स से मैंने बता दिया C, आगे वैल्यू देने के लिए इक्वल। अब सिंगल करैक्टर क्या होता है, सिंगल करैक्टर लेट्स से कि मैंने जैसे आपको आगे भी बताया KHI
ठीक है जी। तो ये सारे क्या है, ये सिंगल कैरेक्टर हैं। सो दोस्तों जब भी आपने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो, जो सा भी सिंगल कैरेक्टर आपने स्टोर करना है, उस सिंगल कैरेक्टर को डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे जैसे हमने ऊपर इंटीजर वैल्यूज़ या फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करी है डायरेक्टली, ऐसे आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल में। तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, सिंगल कैरेक्टर जो वैल्यू होती है इनको स्टोर करने के लिए हम ये सिंगल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले आपने ये सिंगल कोड लगानी है, देन इस सिंगल कोड के अंदर आपका जो भी कैरेक्टर है जो आपने इस सी नाम के अपने वेरिएबल में स्टोर करना है, वो अपना सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे बताएं। लेट्स से मैंने लिख दिया एच, तो ये जो एच है ये मेरे पास एक वैल्यू है कैरेक्टर टाइप की जो मैंने स्टोर करनी थी। ओके, इस तरह दोस्तों अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो आप सिंपली स्ट्रिंग टाइप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप है, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम बताओ। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया डी इक्वल टू, अब दोस्तों आपकी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू, लेट्स से स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो अब स्ट्रिंग वैल्यू जो है जो आपने स्टोर करनी है उसको स्टोर करने के लिए जिस तरह दोस्तों हम कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए ये सिंगल कोड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह दोस्तों स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर यानी C++ के अंदर हम ये डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन डबल कोट्स के अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू अपनी जो है वो देनी है। लेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया खिजर, तो खिजर क्या मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरह दोस्तों अगर आपने बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो आप सिंपली कौन सी टाइप यूज़ करोगे, बूल, और बूल के आगे अपने वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम लेट्स मैंने लिख दिया ई इक्वल टू। अब दोस्तों बूल के अंदर दो ही वैल्यू होती हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, या फिर 1 होता है, तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स से आपने 1 स्टोर कर दिया तो 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अब दोस्तों ये था दोस्तों वेरिएबल्स और इनमें वैल्यूज असाइन करने का तरीका, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा सिखा दिया। अब दोस्तों अगर मान लें कि आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को, अब आप चाहते हो कि जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं जिनमें मैंने वैल्यू अपनी स्टोर की हैं, इनको अगर मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो वो कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आप सिंपली स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए सी आउट लिखते हो, आगे ये 2 लेसन के ऑपरेटर लगाते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई मैसेज है, जिसको आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो उसको दोस्तों हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई वेरिएबल है, जिसकी आपने वैल्यू स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो फिर दोस्तों अपने वेरिएबल का नाम जस्ट यहाँ पर लिखते हैं, यानी उस वेरिएबल का जस्ट सी आउट के अंदर नाम बताते हैं जिसकी वैल्यू को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। लेट्स से मान लें कि मैंने इस सी की वैल्यू को, ये जो मेरे पास सी वेरिएबल है इसकी मैंने वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो सिंपली अपने वेरिएबल का जस्ट आपने नाम बताना है। दोस्तों जो वेरिएबल का नाम होता है उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, डबल कोट्स के अंदर सी आउट के अंदर डबल कोट्स के अंदर सिर्फ उस चीज़ को लिखते हैं जिसको जो आपका मैसेज होता है, यानी जिसको आपने सेम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। जबकि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, उनके नाम को डायरेक्ट लिखते हैं। तो जिस भी आप वेरिएबल का नाम बताओगे सी आउट के अंदर, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने सी आउट के अंदर किसका नाम लिखा, सी, आपने लिखा सी, तो सी क्या, सी एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है, तो ये एच जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रिंट हो गया नजर आ रहा है एच, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आ जाती है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर दो वैल्यूज को आपस में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं जी। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब भी आपने C++ लैंग्वेज के अंदर अपनी किसी लाइन को कमेंट करना हो, अब कमेंट क्या चीज़ होती है, कमेंट ये होता है कि जिस लाइन को आप कमेंट कर देते हो ना, उस लाइन को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो समझ जाता है दिस इज़ अ कमेंट। यानी कमेंट क्या होता है, कमेंट हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना आसानी के लिए लिख देते हैं कि ये मैंने लाइन किस लिए लिखी है, ये मैंने कोड किस लिए लिखा है, तो उसके लिए दोस्तों हम अपनी आसानी के लिए जो है वो कमेंट करते हैं। तो कमेंट को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। दोस्तों C++ के अंदर जिस भी लाइन को आपने कमेंट करना होता है, उस लाइन के शुरू पे आपने ये 2 इस तरह फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है, तो वो आपकी लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी। तो अब दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉडुलस आता है, तो ये हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट करें आपके पास 2 वैल्यूज हैं 10 और 20। मैं वो कहता हूँ इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, तो आप कैसे ऐड करोगे, आप सिंपली लिखोगे 10 प्लस
20। तो इसी तरह दोस्तों प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम लाइक ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये जो 10 एंड 20 है ये क्या है, ये दो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब ये दो इंटीजर वैल्यूज़ लेने के लिए आप क्या करोगे, दो वेरिएबल बनाओगे। सारी बात है, दो वैल्यूज़ हैं तो दो वेरिएबल्स होंगे ना। सो वैल्यूज़ किस टाइप की हैं, इंट टाइप की हैं। दोस्तों जिस टाइप की वैल्यूज़ हों उस टाइप की वेरिएबल बनाते हैं। सो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं इंट टाइप की, दो वैल्यूज़ हैं इंट टाइप की। सो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया, एक इंट ए और एक इंट ए जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर दी 10, और फिर देन उसके बाद एक बना लिया मैंने इंट बी इक्वल टू 20, ठीक है। लेट्स से मान लें, चलें यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, ओके। अब मान लें कि आपने ए और बी की वैल्यू को आपस में ऐड करना, तो कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी है। सिंपली आपने लिख देना ए, ओके। चलें थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। सिंपली दोस्तों ये आपने सिंपली लिख दिया, आपने कहा सी आउट, और सी आउट क्या करता है दोस्तों, आपको पता है ना सी आउट क्या करता है। सी आउट आपकी चीज़ को स्क्रीन पर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, यानी आपकी आउटपुट को, आपकी रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। दोस्तों आप सी आउट के अंदर कोई भी अगर फार्मूला लिखोगे तो सी आउट जो है वो आपके उस फार्मूले को पहले सॉल्व करता है, उसके बाद उसकी आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो मान लें आपने ए और बी को प्लस करना है, तो आपने सिंपल फार्मूला क्या लिखना है, ए प्लस बी, लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये आपके ए और बी की वैल्यू को आपस में ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ओके जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या किया, आपने कहा मैंने ए और बी की वैल्यू को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए अगेन आपने लिखा फार्मूला ए माइनस बी। तो अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो सी आउट है ये आपके ए और बी की, ए में से बी की वैल्यू को माइनस करेगा, जो आंसर आएगा उसको स्क्रीन पे साथ ही डिस्प्ले भी कर देगा। उसके बाद इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने लिखा सी आउट ए मल्टीप्लाई बी। इसी तरह आपने डिवीजन करनी हो तो सी आउट आपने लिखा ए डिवीजन बी। इसी तरह आपने मॉड लेना हो किसी चीज़ का, तो मॉड के अंदर क्या होता है दोस्तों, मॉड के अंदर ये होता है कि आप जब दो चीज़ वैल्यूज़ को आपस में मॉड लेते हो तो जो रिमाइंडर बचता है ना वो आंसर होता है हमारा। तो मॉड कैसे लेते हैं, ए इस तरह परसेंटेज का साइन और आगे दूसरी वैल्यू, तो ए मॉड बी, यानी आप कह रहे हो ए का मॉडुलस लो, बी के ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाऊँ आपको सारे आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे सारे आंसर एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। तो मान लें कि आप चाहते हो कि ये जो पहला आंसर है पहले ये डिस्प्ले हो, उसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। दोस्तों अपनी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे जाने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड होता है एंड एल के नाम से, ठीक है। तो वो जो एंड एल है वो आपको न्यू लाइन पे लेके जाता है। तो वो एंड एल हम कहाँ पे लिखते हैं, वो हम सी आउट के अंदर लिखते हैं, ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो रिजल्ट विंडो के ऊपर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। जैसे एक लाइन कंप्लीट हो तो हमारा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। दोस्तों वो लिखने के लिए आपने जो है वो एंड ए की सी आउट के साथ अगर आपने एक से ज़्यादा काम करने हो, यानी जैसे आपने ये एक फार्मूला डिस्प्ले किया है, अब इसी फार्मूले के साथ आपने जो है वो आगे एक फंक्शन यूज़ करना है एंड एल का। तो दोस्तों इसके लिए हम ये जो सी आउट के साथ ये जो ऑपरेटर होते हैं ये लेस देन के ये अगेन यूज़ करते हैं। सो आपने जब भी एक सी आउट के साथ एक से ज़्यादा काम करने होंगे देन आप ये जो लेस देन के ऑपरेटर हैं ये अगेन यूज़ करोगे। तो अब आपने अगेन लेस देन के ऑपरेटर यूज़ किया और आगे लिखा एंड ई एन डी एंड और आगे लिख दिया एल। तो ये एंड एल क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी एक जो है वो लाइन छोड़ देता है। ये क्या करता है बेसिकली, एक दफ़ा एंड लाइन लिखने से क्या होता है ये एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी लिख दिया एंड एल। तो ये सिंपली हमने इसको भी कॉपी कर दिया और हम चाहते हैं ये वाली लाइन डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दे, उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट अगली लाइन पर डिस्प्ले करे। तो ये करता है एंड एल आपके नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, यानी ये हर एक आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करेगा। तो अब मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें पहला आंसर डिस्प्ले हुआ ए प्लस बी का 15, देन उसके बाद एंड एल की वजह से क्या हुआ, मेरा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे चला गया और नेक्स्ट लाइन पे जाके अगला जो आंसर था ए माइनस बी का वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हुआ है। ऐसे दोस्तों हर जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन पे जो है वो डिस्प्ले हुआ, क्यों कि हमने एंड एल का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ओके जी, तो ये दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस जो मैंने आपको डिटेल से करवा दी हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स दोस्तों क्या होती है, मान लें कि आपके पास एक फार्मूला है जिसके अंदर लिखा हुआ जी ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी डिवीजन डी मॉड एफ, ठीक है। तो ऐसे कुछ फार्मूला है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ सॉल्व होगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स
कैसे पता चलती है किसकी प्रेसिडेंस पहले होती है, यानी किसकी जो प्रेफरेंस है वो पहले होती है। दोस्तों आपके पास जो ये ब्रैकेट होती है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है, इसकी प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पे होती है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट नंबर के ऊपर, तो फर्स्ट नंबर पर इसकी प्रेफरेंस होती है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपकी प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और मॉडुलस की, यानी इन तीनों की जो है सेम प्रेसिडेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ प्रेसिडेंस, यहाँ पे इन्होंने टेबल के अंदर बताया भी हुआ है सारा प्रेसिडेंस के बारे में। ओके तो यहाँ पे देखें ये बता रहे हैं, कहता है जी आपका जो स्मॉल पैरेंथेसिस होती हैं इनकी जो है फर्स्ट नंबर के ऊपर प्रेसिडेंस होती है, यानी सबसे पहले अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर अगर ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही हैं तो सबसे पहले ये सॉल्व होंगी। उसके बाद दोस्तों जो आपकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस होता है ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होती है। अब मान लें कि आपके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस पाए जा रहे हैं। अब दोस्तों इन तीनों में से इन तीनों की तो सेम प्रेसिडेंस, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की तो सेम प्रेसिडेंस है, तो अब इन तीनों में से कौन सा पहले सॉल्व होगा। तो दोस्तों फिर कौन सा रूल अप्लाई होता है, अगर दोस्तों आपके सेम प्रायोरिटी यानी जिनकी सेम प्रेसिडेंस है, जैसे इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस है ना, तो जब सेम प्रायोरिटी वाले एक से ज़्यादा जो साइन है वो एक ही ऑपरेशन में आ जाएं, एक ही यानी वो हमारे पास एक्सप्रेशन में आ जाएं, दोस्तों फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो जो पहले आए उसको पहले सॉल्व करते हैं। सो उसके बाद जो थर्ड नंबर के ऊपर प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारे पास प्लस की और माइनस की। इसी तरह दोस्तों अगर आपके एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चूँकि इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, फिर इनमें से पहले सॉल्व वो होगा जो लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, यानी लेफ़्ट टू राइट फिर चलेंगे, तो लेफ़्ट की तरफ जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, जो राइट की तरफ आएगा वो बाद में, तो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए जो पहले आता जाएगा वो पहले सॉल्व होता जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में सॉल्व होगा। तो ये दोस्तों होती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ओके जी, नेक्स्ट आज के लेक्चर की जो लास्ट चीज़ है वो है जी टिप्स। तो टिप्स के बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले टिप है यूज़ स्पेसेस इन कोडिंग टू मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। वो कह रहा है जनाब जब भी आप कोड करो तो अपने कोड के दरमियान जो है वो हर लाइन में स्पेस ज़रूर ऐड करो ताकि आप कोड को रीड करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए। उसके बाद कहता है रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपने वेरिएबल का नेम जब भी आपने वेरिएबल का नाम जो है वो रखना होता है तो कभी भी आप जो रिजर्व्ड कीवर्ड है C++ के वो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है जी देयर इज़ ऑलवेज अ मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी वो कह रहा है जो हमारा मेन का फंक्शन होता है यहाँ से ही हमारी जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। नेक्स्ट कहता है राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन, यानी एक लाइन में आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखो ताकि आपके कोड की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। उसके बाद कहता है टाइप पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर्स। कहता है जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इनको हमेशा पेयर्स की फॉर्म में लिखें, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते सिंपल आप बस इतना लिख दो, यानी ये हाफ सिर्फ लिख के ऐसे छोड़ दो, नहीं पेयर ऐसे पेयर बनाओगे तो काम होगा ना आपका। तो ये वो कह रहा है। चलें जी पेयर कहता है इनके लाजमी होते हैं। उसके बाद कहता है यूज़ पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो जब आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखो इस तरह से आप लिखो a + b - c, तो कहता है अच्छी बात यह है कि आप इनके साथ ये जो पैरेंथेसिस लगा दो, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि पहले किसको सॉल्व करना है। तो यानी a और b को कहता है मतलब है पहले सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जो आंसर है उसको -c कर देना। तो ये मतलब है इसका। कहता है ये जब आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कर रहे हो तो उसमें ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ज़रूर करो क्लैरिफिकेशन के लिए। उसको कहता है डोंट फॉरगेट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट, यानी जब भी आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो तो लास्ट पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद कहता है जी सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव सो वेरिएबल नेम x एंड कैपिटल X आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यानी वो कह रहा है दोस्तों ये जो C++ लैंग्वेज है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर दोस्तों अगर आप स्मॉल में चीज़ को लिखोगे तो उसका मतलब कुछ और होता है और कैपिटल में लिखोगे तो मतलब कुछ और होगा, यानी स्मॉल x और कैपिटल X दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये होता है केस सेंसिटिव का मतलब, यानी स्मॉल x एक अलग चीज़ है और कैपिटल X एक अलग चीज़ है। और इसी को हम कहते हैं जब दोस्तों सेम जो लेटर्स हैं अगर सेम लेटर्स की डिफरेंट मीनिंग हो लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम कहते हैं ये लैंग्वेज कौन सी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके जी, तो ये दोस्तों आज की टिप्स। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।